नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 12 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक के त्रयोदशः पाठः को, अर्थात 13वां अध्याय 13वां पाठ, जो कि है वर्ण उच्चारण शिक्षा भाग 1, अर्थात वर्ण के उच्चारण से संबंधित शिक्षा कि वर्ण का उच्चारण किस प्रकार होता है, किस किस प्रकार से हमारे शरीर के किन अंगों का बल लगता है, किन अंगों का प्रयोग होता है, इससे संबंधित ज्ञान, इससे संबंधित शिक्षा इस अध्याय में दी गई है। और यह वर्ण उच्चारण से संबंधित शिक्षा का भाग 1 है, अर्थात उसका जो बहुत पूर्व में जिसकी जानकारी हमें हो जानी चाहिए, बहुत एक सम्यक जानकारी जिसे कह सकते हैं, वह इस अध्याय में दी गई है। आगे का बहुत डीप होता है, लेकिन वो यदि आपके अध्याय में आगे आया तो हम डिस्कस करेंगे, अन्यथा वो आगामी कक्षाओं के लिए होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं इस अध्याय को, लेकिन प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आपसे वही निवेदन कि पुस्तक पेंसिल आपके हाथ में, शब्दों के अर्थ लिखेंगे आप साथ में। चलिए शुरू करें। शब्दानां सम्यक् शुद्धं च उच्चारणं नितान्तं महत्वपूर्णम् अस्ति इति वयं पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टवन्तः। शब्दानां शब्दों का सम्यक ठीक, सम्यक अर्थात ठीक, शुद्धम शुद्ध, च मैंने और, उच्चारणम मैंने उच्चारण, नितांत मैंने अत्यधिक, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, अस्ति मैंने है, इति ऐसा, वयम हमने या हम सबने, हमने पूर्वस्मिन पूर्व के पाठ में दृष्टवंतः देखा। अब एक साथ पूरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। ये कह रहे हैं कि शब्दानाम शब्दों का ठीक और शुद्ध उच्चारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा हमने पूर्व के पाठ में देखा। यदि आपको पूर्व का पाठ ध्यान हो, 12वें अध्याय में हमने कुछ श्लोक किए थे जिसके माध्यम से हमें यह बताया गया था कि शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है, और इसी के साथ हमें समझाया गया था कि उत्तम पाठक के क्या गुण हैं और ऐसे पाठक जो निकृष्ट माने जाते हैं, अधम माने जाते हैं, वो कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से अंतर करते हुए हमें यह शिक्षा देने का प्रयत्न किया गया कि हमें प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पूर्व के पाठ में यह जाना था, यह समझा था कि वर्णों का, शब्दों का ठीक और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अब देखिए, कस्यचित् शब्दस्य सम्यक् उच्चारणार्थं तस्य शब्दस्य प्रत्येक वर्णस्य शुद्धं निर्दिष्टुम् उच्चारणं भवेत्। कस्यचित् किसी शब्द से शब्द का सम्यक ठीक उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए तस्य उस शब्द से शब्द का प्रत्येक वर्ण से वर्ण शुद्धम शुद्ध निर्दुष्टम दोष रहित भवे, उच्चारण भवेत मैंने हो, भवेत अर्थात हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि किसी शब्द का ठीक उच्चारण के लिए उस शब्द के प्रत्येक वर्ण का शुद्ध और दोष रहित उच्चारण हो। यानी जो भी शब्द हम बोलना चाहते हैं उस शब्द का प्रत्येक वर्ण किसे कहते हैं ये हमने पहले जाना था। यानी स्वर और व्यंजन सभी क्या होते हैं, वर्ण होते हैं, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो जब किसी शब्द को हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं। तो वही बात ये कह रहे हैं कि किसी शब्द के ठीक उच्चारण के लिए उस शब्द के प्रत्येक वर्ण, चाहे वह स्वर है चाहे वह व्यंजन है, तो प्रत्येक वर्ण का शुद्ध और दोष रहित उच्चारण हो। अतः प्रत्येक वर्णस्य शुद्धम उच्चारणम कथम भवतीति अत्र ज्ञास्यामः। अतः इसलिए प्रत्येक वर्णस्य, प्रत्येक वर्ण का शुद्धम शुद्ध उच्चारण कथम मैंने कैसे भवतीति होता है, अत्र यहाँ ज्ञास्यामः जानेंगे, क्या जानेंगे कि इसलिए प्रत्येक वर्ण का शुद्ध उच्चारण कैसे होता है, यहाँ जानेंगे। वर्णानां स्वर व्यंजनादीनां विविध भेद उपभेदानां विषये वयं पूर्वासु कक्षासु ज्ञातवन्तः। वर्णों में स्वर व्यंजन आदि विविध भेद उपभेद विषय में हमने पूर्व की कक्षाओं में
जाना। ये फिर से वही बात जो अभी हमने बोली थी पहले कि वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को ही वर्ण कहा जाता है। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि स्वर और व्यंजन आदि विविध भेद और उपभेदों के विषय में, यानी इससे संबंधित चर्चा हमने पूर्व की कक्षाओं में जाना इसको। तत्र आस्य षट उच्चारण स्थानानि अपि वयम दृष्टवन्तः। तत्र वहां, आस्य मस्तक में, आस्य कहते हैं मस्तक में, तत्र वहां आस्य मस्तक में षट 6 उच्चारण स्थानानि उच्चारण स्थान, अपि मैंने भी, वयम मैंने हमने, दृष्टवन्तः देखे, वयम हम सबने देखे, वहां मस्तक में 6 उच्चारण स्थान भी हमने देखे। अब यहाँ मस्तक का तात्पर्य सिर्फ इस भाग से नहीं है, केवल इसे ही मस्तक नहीं कहा जा रहा, मस्तक का पूरा क्राइटेरिया ये है। जब हम आगे की डिटेल और इस अध्याय में पढ़ेंगे या पिछली कक्षाओं का यदि आपको थोड़ी स्मृति हो, तो हमने यह चीज को, इस चीज को समझा था, इसे जाना था कि मस्तक का यह पूरा भाग शामिल किया जाता है और इस भाग में कुल 6 उच्चारण स्थान हैं। तो आगे इसमें भी अभी चर्चा दोबारा करेंगे। परंतु वर्णानाम उच्चारणे केवलम आस्यस्य एव उपयोगः भवति इति न। परंतु वर्णानाम वर्णों के उच्चारणे, उच्चारण में केवलम केवल आस्यस्य मस्तक का, एव मैंने ही, मस्तक का ही उपयोग भवति मैंने होता है, इति ऐसा न मैंने नहीं, परंतु वर्णों के उच्चारण में केवल मस्तक का ही उपयोग होता है ऐसा नहीं है। यानी सिर्फ मस्तक का प्रयोग होता है ऐसा नहीं है। वो पूर्व की कक्षा थी, वहां पे और इसकी हमने शुरुआती जानकारी देखी थी, अब उससे आगे की बात हो रही है। तो अब हमें ये कह रहे हैं कि केवल मस्तक से ही, केवल मस्तक के भाग से ही उच्चारण नहीं होता, इससे आगे भी चीजें हैं। क्या? वर्णानाम उच्चारणार्थम आस्येन सह शरीरस्य इतरेषाम अपि अंगानाम उपयोगः भवति यथा। वर्णानाम वर्णों के उच्चारणार्थम, उच्चारण में आस्येन मस्तक के, सह मैंने साथ, शरीरस्य शरीर के, इतरेषाम इधर भी, शरीर के इधर भी, अंगानाम अंगों का उपयोग भवति मैंने होता है, यथा मैंने जैसे। यानी वर्णों के उच्चारण के लिए उच्चारण में मस्तक के साथ शरीर के इधर के अंगों का उपयोग भी होता है। जैसे कौन से अंगों का प्रयोग होता है वो हमें अब समझाया जाएगा। पहला है नाभि प्रदेशः, यानी नेवल रीजन जिसको बोलते हैं, जो हमारे प्राण वायु का केंद्र बिंदु माना जाता है। प्राण वायु क्या? जो वायु हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ये प्रक्रिया हमारे निरंतर चलती रहती है, इसे प्राण वायु कहते हैं। प्राण है ना इसमें, जब तक सांसें चलती हैं तब तक हम जीवित हैं, जब हम जीवित नहीं होते उसका मतलब ही क्या है कि हमारी सांसें बंद हो जाती हैं, अर्थात वो जो वायु है वो नहीं आ रही होती, तो उसे प्राण वायु कहा जाता है, यानी प्राण देने वाली वायु। तो प्राण वायु का केंद्र क्या होता है? हमारा नाभि प्रदेश, हमारा जो नेवल है वो सेंटर पॉइंट होता है प्राण वायु का। तो वही कह रहे हैं कि इसमें शरीर के अंग नाभि प्रदेश का भी योगदान है। कैसे है और डिटेल में आगे हम जानेंगे। एक बार के लिए यहाँ नामों पर चर्चा हो रही है। नेवल रीजन में अर्थात मांसपेशी बल तंत्र काम करता है। इसी को इन्होंने यहाँ अंग्रेजी रूपांतरण में आपको दिया है। एब्डोमिनल मसल्स हैं जिसमें मस्कुलर प्रेशर सिस्टम काम करता है, अर्थात जो मांसपेशीय दबाव प्रणाली है वो काम करती है। फिर आगे हम दूसरा भाग देखें, उरह। उरह कहते हैं हृदय को। उरह अर्थात हृदय, अर्थात यहाँ पे भी जब आप देखेंगे तो चेस्ट का जो भाग है वहां पर ही हम अपने हृदय की बात करते हैं। तो चेस्ट का भाग वायु बल तंत्र ये प्रदान करता है। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें लंग्स और डायाफ्राम। लंग्स हमारे जो फेफड़े हैं, डायाफ्राम जो चेस्ट का ही एक भाग है, उर प्राचीर इसको कहते हैं, तो वो काम करता है। इसमें जो वायु बल तंत्र की हमने बात की, अर्थात एयर प्रेशर सिस्टम, वायु दबाव जो प्रणाली है वो इसमें काम करती है। तत्पश्चात यदि हम देखें तो कंठ बिलह, यानी जो हमारा वॉइस बॉक्स है जहां से ये ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये क्या है? ध्वनि तंत्र है। ध्वनि तंत्र अर्थात जो ये साउंड है ये हमारे वॉइस बॉक्स से निकलती है, जो कंठ बिल के माध्यम से होती है, जिसमें लैरिंक्स और वोकल कॉर्ड्स काम करते हैं। फोनेट्री एंड
रेसोनेटरी सिस्टम इसमें काम करता है, जो ध्वन्यात्मक कह सकते हो, फोनेटरी अर्थात ध्वन्यात्मक, और रेसोनेटरी अर्थात गुंजायमान। आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं, फोनेटरी अर्थात ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि उत्पन्न करने से संबंधित है, और रेसोनेटरी की बात करें तो ये होता है गुंजायमान, गुंजायमान अर्थात जो ध्वनि के साथ हमारी जो गूंज निकल रही है, जो आवाज सुनाई दे रही है सामने वाले को, जो इकोसिस्टम बनता है, वो सब चीजें इसमें रेसोनेटरी सिस्टम में काम करती हैं। आगे अगर हम देखें तो आस्यम, आस्यम अभी जो हम बात करके आए कि सिर्फ आस्य अर्थात मस्तक का भाग ही उच्चारण के लिए पर्याप्त नहीं होता, लेकिन है तो सही, तो इसको भी काउंट तो किया ही जाएगा। हेड अर्थात ये जो पूरा, अब हेड में वही बात मैं आपको फिर से कहूंगी, सिर्फ इस हिस्से को मत मानिएगा। यहाँ पे संस्कृत में आस्य का मतलब यहां से यहां तक का पूरा भाग आस्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसे हेड अर्थात जिसमें उच्चारण तंत्र काम करता है, माउथ एंड नोज, ये प्रॉपर जो हमने 6 उच्चारण स्थान लास्ट टाइम जाने थे पिछली कक्षाओं में, अभी फिर आगे और जानेंगे दोबारा रिवीजन के तौर पे। तो ये जो 6 उच्चारण स्थान हैं, ये सभी माउथ और नोज ये मिलाकर के हैं, जिसमें आर्टिकुलेटरी सिस्टम काम करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आस्यस्य अभ्यंतरे, आस्यस्य यानी मस्तक के भीतर, मस्तक के अंदर, अभ्यंतरे भीतर या अंदर। मस्तक के भीतर क्या क्या काम करता है, हमने अभी यहाँ पे भी देखा, माउथ एंड नोज। तो मुखम अर्थात मुंह, नासिका अर्थात नोज। मुंह की बात करें तो माउथ, ऑरल कैविटी इसमें काम करती है, और नासिका की बात करें तो नोज या नेजल कैविटी इसमें काम करती है। च उभौ भवतः, च मैंने और, उभौ मैंने ये दोनों, भवतः मैंने होते हैं, ये दोनों होते हैं। अब इसको आगे और देखते हैं ये क्या समझाना चाह रहे हैं। यदा वयम कंचित शब्दम वर्णम वा उच्चार्यतुम इच्छामः तदा, यदा जब, यदा जब, वयम हम, कंचित किसी, शब्दम शब्द, वर्णम वर्ण, वामने अथवा, वामने अथवा, उच्चारितुम उच्चारण करने के लिए, इच्छामः इच्छा करते हैं, इच्छामः इच्छा करते हैं, तदा, तदा अर्थात तब, तदा तब। अब देखिए, जब हम किसी शब्द अथवा वर्ण का उच्चारण करने के लिए इच्छा करते हैं, तब, तब होता क्या है वो आगे बताया है। सर्वप्रथम नाभि प्रदेशे स्थितः मांसपेशयः उरः नोदयन्ति। सर्वप्रथम सबसे पहले, नाभि प्रदेशे, नाभि प्रदेश में, हमने अभी बात की जो हमारा नेवल सिस्टम है, वहां नाभि जो है वो केंद्र है एक प्रकार का, तो उस नाभि प्रदेश से, उस नाभि सिस्टम से में स्थित जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां उरह हृदय को, नोदयंती वायु को ऊपर उठाती हैं, नोदयंती वायु को ऊपर उठाती हैं। अब एक साथ इस पंक्ति का अर्थ देखें। ये कह रहे हैं कि जब हम किसी शब्द अथवा वर्ण का उच्चारण करने की इच्छा करते हैं, तब होता क्या है, सबसे पहला, सर्वप्रथम सबसे पहले नाभि प्रदेश में स्थित मांसपेशियां हृदय के और वायु को ऊपर उठाती, यानी हृदय की ओर, ऊपर की ओर वायु जो है आती है। किस कारण से, जो मांसपेशियां हैं, कहाँ की, नाभि प्रदेश में स्थित मांसपेशियां हैं, सबसे पहले उनका बल शुरू होता है, वो उस वायु को ऊपर की ओर अर्थात हृदय की ओर वायु को उठाती हैं। फिर क्या होता है, उरह पुनः श्वास कोश स्थितम वायुम उधर्वम निस्सार्यति। उरह हृदय, पुनः, पुनः श्वास कोश, श्वास कोश कहते हैं फेफड़ों को, श्वास कोश फेफड़े, फेफड़ों में स्थित वायु को उधर्वम ऊपर की ओर, उधर्वम ऊपर की ओर, निस्सार्यति निकालता है, निस्सार्यति निकालता है। अब देखिए, हृदय पुनः फेफड़ों में स्थित वायु को ऊपर की ओर निकालता है, यानी हृदय तक नाभि प्रदेश ने पहुंचाया, और अब हृदय में जो स्थित फेफड़े हैं, उस फेफड़ों में स्थित जो वायु है वो भी उसको क्या करती है, और ऊपर उठाती है, और ऊपर की ओर निकालती है। उसके बाद सह वायु उधर्वम सरन कंठ बिलम प्राप्नोति। सह वह, वायु उधर्वम ऊपर की ओर, सरन सरकती हुई, सरन अर्थात
सरकती हुई, कंठ बिलम, कंठ बिल को प्राप्नोति, प्राप्त करती है, प्राप्नोति, प्राप्त करती है। बच्चों ये वर्ड मीनिंग एक एक जहां बोल रही हूँ वहां लिखते जाइएगा। मैं तो जगह न होने के कारण इस प्रकार से बना रही हूँ, तो यहाँ एक खिचड़ी जैसा सा लगेगा आपको, तो हो सकता है आप बाद में ना पहचान पाए। तो जिस समय मैं बोल रही हूँ जिस शब्द का अर्थ, उसी समय आप उसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। खैर हम इस पंक्ति पे आते हैं। वह वायु ऊपर सरकती हुई कंठ बिल को प्राप्त होती है, यानी नाभि प्रदेश ने वायु को ऊपर की ओर भेजा। कहाँ? उर की ओर, अर्थात हृदय की ओर। फिर हृदय में स्थित जो फेफड़े थे उसमें जो स्थित वायु थी उसने उसको और ऊपर की ओर धकेला और ऊपर की ओर निकाला। अब वो वायु ऊपर सरकती हुई, वह वायु ऊपर की ओर सरकती हुई कहाँ पहुंच गई? कंठ बिल में प्राप्त हो गई, कंठ बिल को प्राप्त हो गई। फिर क्या हुआ? ततः सह वायु पुनः उधर्वम सरन अस्यम प्रविशति। ततः वह, तब स वह वायु, वायु पुनः पुनः उधर्वम ऊपर की ओर, सरन सरकती हुई, आस्यम मस्तक में, मस्तक अब पूरा ये हिस्सा, ये नहीं कि यहां पहुंच गई, मस्तक अर्थात ये पूरा हिस्सा, तो मस्तक में प्रविशति, प्रवेश करती है, मस्तक में प्रवेश करती है, यानी कंठ से और ऊपर उठते हुए ये इस हिस्से में आ जाती है, मस्तक में प्रवेश कर जाती है। फिर क्या होता है? आस्यस्य अभ्यंतरम प्रविश्य मुखे नासिकायां च स्थितेषु षट्सु उच्चारण स्थानेषु वर्णानुसारं स्वकीयं स्थानं प्राप्य सह वायु तस्मिन् स्थाने वर्ण रूपेण प्रकटीभवति। आस्यस्य मस्तक के, अभ्यंतर भीतर, प्रविश्य प्रवेश करके, मुखे मुख में, नासिकायाम नासिका में, च मैंने और, स्थितेषु स्थित, षट्सु छह, उच्चारण स्थानेषु उच्चारण स्थानों में, वर्णानुसारम वर्ण के अनुसार, स्वकीयम अपने, स्थानम स्थान को, प्राप्य प्राप्त करके, प्राप्य प्राप्त करके, सह वह वायु तस्मिन उस स्थाने स्थान से वर्ण रूपेण, वर्ण के रूप में, वर्ण रूपेण वर्ण के रूप में, प्रकटीभवति प्रकट होती है, प्रकटीभवति प्रकट होती है। अब पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ देखें और समझें कि मस्तक के भीतर प्रवेश करके मुख और नासिका में स्थित 6 उच्चारण स्थानों में वर्ण के अनुसार अपने स्थान को प्राप्त करके वह वायु उस स्थान से वर्ण के रूप में प्रकट होती है। अब इसको समझिए, क्या कहा कि वो जो वायु मस्तक के हिस्से में पहुंच गई, कहां से शुरू हुई थी? नाभि प्रदेश से, नाभि प्रदेश से उर यानी हृदय तक पहुंची, हृदय के फेफड़ों से निकल करके ऊपर सरकती हुई कंठ बिल में आई, कंठ बिल से फिर ऊपर सरकती हुई मस्तक के पूरे भाग में आ गई। अब वो भाग से बाहर कैसे निकली? जो वर्ण हम बोल रहे हैं उस वर्ण के अपने स्थान को, अब वो जो 6 स्थान हमने पहले पढ़े थे जिसके रिवीजन के रूप में हम फिर आगे देखेंगे, नाम ले लेती हूँ फटाफट से ताकि आपके जो कंफ्यूजन बना हुआ है कौन से 6 हो सकता है आपको याद ना आ रहा हो। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होष्ठ यानी होंठ और नासिका, ये जो भाग हैं इन भागों के अनुसार, इन भागों में जो वर्ण बोले जाते हैं इन भागों से, तो उस अपने स्थान को स्पर्श करती हुई या अपने स्थान को प्राप्त होती हुई बाहर की ओर कैसे निकलती है? सीधी हवा नहीं निकलती, वर्ण के रूप में। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अभी चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिकल करके देखें, कोई भी XYZ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी वर्ण धीरे धीरे बोल के देखें, आप पाएंगे कि जब आप वर्ण बोल रहे हैं, कोई भी वर्ण बोल रहे हैं, तो आपके मुंह से थोड़ी हवा बाहर निकल रही है, तो वो हवा ही वर्ण के रूप में बाहर निकल रही है। और आपको अब इस सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपके नाभि प्रदेश में भी दबाव काम करेगा, आपके हृदय में भी दबाव काम करेगा, आपके कंठ बिल में भी दबाव प्रदान करेगा, और जो वर्ण आप बोलेंगे वो उस स्थान का भी महत्व उसमें होगा कि होंठ से बोला जा रहा है या नासिका से बोला जा रहा है या तालु से बोला जा रहा है या मूर्धा से बोला जा रहा है। अब कैसे पहचान होगी इसको हम आगे देखते हैं और थोड़े इंटरेस्टिंग छोटे छोटे प्रैक्टिकल करके हम इसको और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या कहा गया है।
अब यहाँ आपके दिया हुआ है मनुष्येषु वाग उत्पत्ति प्रक्रिया, या अर्थात मनुष्य में वाग कहते हैं वाणी, वाग अर्थात वाणी, उत्पत्ति प्रक्रिया यानी वाणी की उत्पत्ति कैसे होती है मनुष्यों में उसकी प्रक्रिया बताई है, अर्थात वॉइस प्रोडक्शन मैकेनिज्म इन ह्यूमंस, यानी जो अभी हमें बताया इन्होंने नाभि प्रदेश या जो उसके ऊपर उर, उसके ऊपर फिर कंठ बिल, उसके ऊपर फिर आस्ते का जो भाग है वो सब बताया, तो वो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ उसके केंद्र बिंदु होते हैं वो अब यहाँ डायग्राम के साथ इन्होंने समझाया है। तो अब देखिए हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम नीचे से ऊपर चलेंगे, क्यों? क्योंकि केंद्र क्या है? नाभि है, और 1 नंबर यहाँ है, यहाँ 4 नंबर है, तो हम सिस्टम में यहाँ से चलेंगे, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में जल्दी आएगा। तो सबसे पहले यदि हम देखें नाभि प्रदेश की बात करते हैं, जो सबसे पहला इसका केंद्र बिंदु है वर्ण के उच्चारण में, जहां से वायु दबाव प्रारंभ होता है, तो नाभि प्रदेश नेवल रीजन। अब ये जो इधर से यहाँ पे आप साइन देखेंगे तो इतना हिस्सा, ये जो डॉट्स के साथ मिलाया गया है, ये इतना हिस्सा नाभि प्रदेश में काउंट होता है। तो इस नाभि प्रदेश में क्या काम करता है? मांसपेशी बल तंत्र काम करता है, अर्थात मस्कुलर प्रेशर सिस्टम। अब इस नाभि प्रदेश में कौन कौन से हिस्से होते हैं उसकी चर्चा इस तरफ की गई है। अब इसमें 2 केंद्र बिंदु हैं, पहला है नाभि जो सेंटर पॉइंट है वायु दबाव प्रारंभ होने का, और उसी के साथ जो मांसपेशियों की यदि बात करें तो ये जो पूरा हिस्सा उसके ऊपर का है, तो ये क्या है? नाभि प्रदेश से मांसपेशियां, जो मांसपेशियां खिंचती हुई वायु दबाव को ऊपर की ओर धकेलती हैं, तो एब्डोमिनल मसल्स ये सब हैं, नाभि जो केंद्र बिंदु हम सब जानते हैं। तो ये हुआ पहला भाग। अब यहां से क्या हुआ? वायु ऊपर की ओर उठना शुरू होती है, वायु ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। यहाँ पे शायद आपको ये कलर दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार। खैर, हाँ, तो ये वायु क्या है? ऊपर की ओर उठती हुई यहाँ पे नाभि प्रदेश से शुरू होती है। फिर दूसरा नंबर अगर हम बात करें तो उरह अर्थात चेस्ट, इसमें क्या काम करता है? वायु बल तंत्र, एयर प्रेशर सिस्टम काम करता है। अब जब आप इसके डॉट्स देखेंगे तो ये यहाँ तक इसके डॉट्स हैं, और ये हिस्सा, ठीक है, ये इतना बीच का जो हिस्सा है ये उर के बीच में आता है, और इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं वो सब इधर हमें बताए गए हैं, जिसमें अगर देखें तो उर प्राचीरम, जो डायाफ्राम की हमने बात करी थी, वो ये है डायाफ्राम, ये हिस्सा जो यहां से नाभि को और उर के बीच का केंद्र बिंदु जिसको कह सकते हैं कि जहां से उर का हिस्सा शुरू होता है और नाभि का हिस्सा खत्म होता है, वो है उर प्राचीर। प्राचीर एक तरह से दीवार को भी कहा जाता है, तो दीवार ही हुई एक तरह से एक वो केंद्र बिंदु जो नाभि प्रदेश का अंतिम हिस्सा है और उर प्रदेश का प्रारंभिक हिस्सा है। तो ये जो है प्रारंभिक हिस्सा, ये उर प्राचीर अर्थात डायाफ्राम कहलाता है। फिर है पार्श्वस्थी पंजरम अर्थात रिब केज। पार्श्वस्थी पंजरम यानी ये जो हिस्से हैं ये क्या है? वो पास में स्थित जो अस्थि पंजर कह सकते हैं, मांसपेशियां, वो नाड़ी तंत्र जो खिंचता है, काम करता है फेफड़ों के आसपास। फिर श्वास कोश लंग्स, ये अंदर का हिस्सा, ये लंग्स हैं। अब आप इसको एक बार ऐसे समझे कि ये जो अंदर आपको पिंक हिस्सा दिखाई दे रहा है ये तो है लंग्स, लेकिन इसका जो ये बाहरी हिस्सा है, जो इसका यूं कह लो कि परत है या इसका बॉर्डर है, ये क्या है? पार्श्वस्थी पंजरम, ठीक है। उसके बाद फिर और देखें तो ये फेफड़ों से ऊपर उठती हुई यहाँ श्वास नाल है। ये क्या है? श्वास नाल अर्थात ट्रेचा, इसको क्या कहते हैं? ट्रेचा या श्वास नाल, जहां से वायु हम ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। श्वास सांस, नाल मैंने नली, सांस की नली, श्वास की नाल। तो यहां से हम भोजन पानी भी ग्रहण करते हैं, यहीं से हम वायु छोड़ते हैं, तो ये श्वास नाल कहलाती है जो उर के हिस्से में आती है। तो अब आपने समझा होगा कि उर में क्या क्या चीजें काम करती हैं। उर प्राचीर, पार्श्वस्थी पंजरम और श्वासकोश और श्वास नाल, इस प्रकार से हुआ। फिर हम आते हैं तीसरे हिस्से पे, क्योंकि यहां से जो ये चेस्ट का हिस्सा है इसने भी फेफड़ों पर दबाव डाला और फेफड़ों ने भी क्या किया? उस वायु को अब और ऊपर की ओर धकेला। जब ऊपर की ओर धकेला तो ये श्वास नाल में अब वायु पहुंच गई यहां तक, ठीक। फिर क्या हुआ? फिर ये वायु कहां पहुंची? कंठ बॉक्स,
यानी वॉइस बॉक्स कंठ बिल में, ठीक है। इसमें क्या काम करता है, ध्वनि तंत्र काम करता है, अर्थात फोनेट्री और रेसोनेटरी सिस्टम काम करता है। अब आप देखेंगे यहां से ये डॉट्स जा रहे हैं और यहां से ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा किसका है, कंठ बिल का है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो कंठ बिल जिसको लेर्निक्स या वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ये हिस्सा यहाँ पे केंद्र बिंदु इसका। फिर उसके ऊपर कंठ बिल लोअर फेर्निक्स की जो बात करें तो ये कंठ बिल यहाँ, ठीक, यहाँ पे वायु पहुंच गई कंठ बिल के बिल्कुल, ये कह लो जैसे नाभि प्रदेश से उर में पहुंची तो ये उसकी दीवार थी, उर प्रदेश से कंठ बिल में पहुंची तो ये उसकी दीवार थी। अब ऐसे ही कंठ बिल से जब और ऊपर मस्तक के भाग में प्रवेश करेगी तो ये उसकी दीवार, एक तरह से आप कह सकते हैं ये कंठ बिल है, ठीक है। अब यहां तक हुआ, उसके पश्चात अब आता है आस्यम का भाग अर्थात हेड। अब वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी, हेड में सिर्फ इतना हिस्सा शामिल नहीं होता, यहाँ पे आस्य के भीतर ये डॉट्स आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा हिस्सा यहाँ काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आस्य का भाग है जिसमें क्या काम करता है, उच्चारण तंत्र अर्थात आर्टिकुलेटरी सिस्टम काम करता है। अब इसमें कौन कौन से हिस्से हैं आप देखेंगे तो ये है जिह्वा, ये क्या है, जीभ, उसके पश्चात ये क्या है, मुख, और ये क्या है, नासिका। ये जो हिस्से हैं ये काम करते हैं। अब इसी में जो हम आगे बात कर रहे थे, तालु, मूर्धा, दंत, ये सारी चीजें, होंठ, ये सारी चीजें आगे मुख के अंदर काउंट हो जाएंगी, क्योंकि ये सब मुख के अंदर के हिस्से हैं ना, तो ये सारी मुख के अंदर काउंट हो जाएंगी। जहां पे हम करण की बात करेंगे, प्रयत्न की बात करेंगे, अर्थात जो जीभ कहाँ कहाँ टच कर रही है, उस आधार पे वर्ण का उच्चारण स्थान इसमें हम देखेंगे। कुल मिला के अभी इस डायग्राम से आप इतना समझे कि नाभि प्रदेश में ये दो चीजें काम करती हैं, जिसमें नाभि नेवल सिस्टम से वायु दबाव प्रणाली शुरू होती है और वो मांसपेशियों में फैलती है, और वही मांसपेशियां उस वायु को ऊपर की ओर उठाती हुई यहाँ हृदय से संबंधित यहाँ फेफड़ों में भेजती है। फेफड़ों में फिर दबाव डालता है कौन, उर यानी हृदय, हृदय इसमें दबाव डालता है तो फेफड़ों में स्थित वायु इस प्रकार से होती हुई कहाँ चली जाती है, श्वास कोश में, श्वास कोश से फिर श्वास नाल में होती हुई फिर ये कंठ बिल को प्रवेश करती है, कंठ बिल में जाते हुए फिर ये कहाँ प्रवेश करती है, मस्तक में अर्थात आस्य में प्रवेश करती है, और आस्य में फिर ये कहीं मुख के माध्यम से तो कहीं नासिका के माध्यम से ये वायु को बाहर निकालती है, जिससे वर्ण के रूप में हमें वो वायु सुनाई देती है। अब आप कहेंगे वर्ण के रूप में वायु, बिल्कुल वायु सुनाई देती है, क्योंकि वायु ही निकल रही है वर्ण के उच्चारण में, लेकिन वो वर्ण का रूप लेके निकल रही है। तो जो भी हम सुनते हैं वो एक प्रकार की वायु को ही आवाज दी है हमने, वायु को ही ये सारा सिस्टम मिलकर के आवाज देता है, ध्वनि तंत्र काम करता है। तो इस प्रकार से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। अब आगे समझते हैं इसमें क्या दिया है, आस्यस्य आभ्यन्तरे स्थितेषु षट्सु स्थानेषु सह वायु वर्ण रूपेण कथम प्रकटीभवति इति अग्रे ज्ञास्यामः। अब ये कह रहे हैं आस्यस्य मस्तक के आभ्यन्तरे भीतर में स्थितेषु स्थित षट्सु 6 स्थानेषु स्थानों में से सह वह वायु वर्ण रूपेण वर्ण के रूप में कथम कैसे प्रकटीभवति प्रकट होती है, इति अग्रे ज्ञास्यामः, यह इस प्रकार से आगे जानेंगे, यानी आगे जानते हैं कैसे निकलती है, ये आगे जानेंगे। आस्यस्य, एक बार पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देख लें, अभी हमने मीनिंग किए थे। मस्तक के भीतर में स्थित 6 स्थानों से वह वायु वर्ण के रूप में कैसे प्रकट होती है, इस प्रकार से आगे जानेंगे। आस्यस्य आभ्यन्तरे वर्णानाम उत्पत्त्यर्थम वस्तुतः 3 तत्वानि आवश्यकानि भवन्ति। आस्यस्य मस्तक के अभ्यंतर यानी भीतर में वर्णानाम वर्णों की उत्पत्त्यर्थम उत्पत्ति के लिए, वर्णों की उत्पत्ति के लिए वस्तुतः वास्तविक रूप में त्रीणि तत्वों की आवश्यकता भवंती मैंने होती है। मस्तक के भीतर वर्णों की उत्पत्ति के लिए वास्तविक रूप में 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी मस्तक में 3 तत्व हमें चाहिए होते हैं वर्णों के उच्चारण के लिए, वर्णों की उत्पत्ति के लिए। और वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। प्रथमम, पहला है स्थानम, स्थान कि कौन से स्थान से वह वायु निकल रही है। द्वितीयम, दूसरा है करणम, करण यानी उसका साधन क्या है, करण कहते हैं साधन को, करण अर्थात साधन या उपकरण भी कहा जाता है इसे, साधन या उपकरण।
कि कौन सा साधन कौन से उपकरण के माध्यम से निकल रही है। तृतीयम तीसरा होता है अभ्यंतर प्रयत्न, यानी अंदर के जो प्रयत्न हैं वो कैसे कैसे काउंट करते हैं अंदर। अभी तो आपने तो ये सिर्फ इतना समझा है कि वायु दबाव नाभि से उठता हुआ हृदय में, हृदय से उठता हुआ कंठबिल में, कंठबिल से उठता हुआ मस्तक में प्रवेश करता है और फिर वर्ण के रूप में निकलता है। लेकिन अंदर और भी ऐसी प्रयत्न हैं जिन प्रयत्नों के माध्यम से वो वायु ऊपर उठती है। अभी तो हमने ये जाना सिर्फ कि वायु ऊपर उठती है, लेकिन प्रयत्न कौन से लगते हैं, कौन से प्रयत्न नाभि करती है, कौन से प्रयत्न हृदय करता है, ये सब इसमें नहीं है। ये सब आगे के अध्यायों की बात है, आगे की उच्च कक्षाओं की बात है। तो अभी के लिए हमने इतना जाना कि वायु ऊपर की ओर उठती हुई वर्ण के रूप में प्रकट होती है और 3 तत्वों की इसमें आवश्यकता होती है। एक होता है स्थान, एक होता है करण यानी साधन या उपकरण, और एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न यानी अंदर जो प्रयत्न चल रहे होते हैं। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, अस्मिन् पाठे स्थानस्य करणस्य च चर्चां कुर्मः। अस्मिन् इस पाठ्य पाठ में स्थानस्य स्थान, करणस्य करण के, च मैंने और, चर्चा मैंने चर्चा, कुर्मः करते हैं। इस पाठ में स्थान और करण पर चर्चा करते हैं। अभ्यंतर प्रयत्नस्य विषय अग्रिमायाम कक्षायाम ज्ञास्यामः। अभ्यंतर प्रयत्न के विषय में अग्रिमायाम अग्रिम आगे की कक्षायाम कक्षाओं में ज्ञास्यामः जानेंगे, आगे की कक्षाओं में जानेंगे अभ्यंतर प्रयत्न में कौन से प्रयत्न शामिल होते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या जानेंगे, स्थान और करण। सबसे पहले स्थान की बात की गई है। स्थानम, कौन कौन से स्थान है वो देखते हैं। वर्णस्य उच्चारण समय श्वासकोशतः उदर्भं सरन् वायुः कंठबिल माध्यमेन अस्य अभ्यंतरं प्रविश्य तत्र मुखे नासिकायां वा यस्मिन् स्थले वर्ण रूपेण प्रकटी भवति। एक बार एक एक शब्द का मीनिंग देखते हैं, हालांकि ये बात हम पहले कर चुके हैं, इजीली समझ में आ जाएगी, फिर भी देख लेते हैं। वर्णस्य वर्ण के उच्चारण समय, उच्चारण के समय में श्वासकोशतः श्वासकोश से उदर्भं ऊपर की ओर सरकती हुई वायु कंठबिलम कंठबिल के माध्यम से आस्यस्य मस्तक में अभ्यंतरम प्रवेश करके, मस्तक के भीतर प्रवेश करके तत्र वहां मुख्य नासिकायां, मुख नासिका वा मैंने अथवा मुख अथवा नासिका यस्मिन जिस अभी ऊपर वाले शब्दों के अर्थ मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये सारे हम पहले कर चुके हैं। जिस स्थान से वर्ण रूपेण वर्ण के रूप में प्रकटी भवती प्रकट होती है तत् वह स्थानम स्थान इति उच्यते, ऐसा कहलाता है। एक बार पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखें। वर्ण के उच्चारण समय में श्वासकोश से ऊपर सरकती हुई वायु कंठबिल के माध्यम से मस्तक के भीतर प्रवेश करके वहां मुख अथवा नासिका के जिस स्थान से वर्ण के रूप में प्रकट होती है वह स्थान इस प्रकार से कहलाता है। आज से मस्तक में षट स्थानानि 6 स्थान वयम दृष्टवंतः, हमने देखे, यथा जैसे, कौन कौन से देखे थे। अब देखिए आस्यम, ये कितना भाग है, ये इतना हिस्सा पूरा आस्य का भाग, मस्तक का भाग कहलाता है। अब इस मस्तक के पूरे भाग में ये मुख का हिस्सा है, ये नासिका का हिस्सा है। अब देखिए मुख में कौन कौन से हिस्से हैं, पहले एक बार नासिका देख लेते हैं। नासिका में तो एक ही है, नासिकायाम, नासिका के भाग में नासिका, इत्येव षष्ठम स्थानम, यह छठा स्थान है, पहला ये नहीं है, ये भी अब नीचे से ऊपर चलेगा, इसीलिए पहले मैं वैसे ये देखने लगी थी पर ऊपर लिखा हुआ ये था तो मैंने आपको बता दिया। खैर इस प्रकार यह ही छठा स्थान है, इसे छठे स्थान के रूप में जानते हैं। तो 5 कौन से हैं वो नीचे हैं, जिसमें आता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, च इति 5 स्थानानि। कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और होंठ, यह 5 स्थान हैं। अब ये 5 स्थान इस मुख के पूरे भाग में है। कहाँ कहाँ कौन सा भाग है यह आगामी चित्र में इन्होंने समझाया हुआ है, वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। आस्य वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि, मस्तक में वर्णों के 6 उच्चारण स्थान। आस्य अर्थात मस्तक में वर्णों के 6 उच्चारण स्थान कौन से हैं, एक नंबर से देखते हैं। पहला है कंठ। सबसे पहले बात हम करते हैं कंठ की, क्योंकि वायु यहीं से ऊपर की ओर उठ रही है, तो जब यहां से ऊपर की ओर उठ रही है तो पहले नंबर पे भी क्या आ गया, कंठ की बात हम करेंगे। उसके पश्चात यदि हम देखें तो 2 नंबर पे है तालु, ये जो हिस्सा है ये तालु का हिस्सा कहलाता है। उसके पश्चात हम 3 नंबर पे बात करें तो मूर्धा, थोड़ा और आगे चलें तो ये मूर्धा का हिस्सा है। उससे थोड़ा और आगे चलें तो दांत आ जाते हैं, दंतः। उससे आगे चलें तो ओष्ठः, होंठ आ जाता है। और नासिका का हिस्सा कहाँ है, मुख से
बाहर की तरफ है, इसलिए नासिका छठे स्थान के रूप में जानी जाती है। जब आप यहां अगर लिखा हुआ देख रहे हैं नासिका या मुखम, तो वो नाल की बात हो रही है। जैसे यहाँ जो कंठ बिल से ऊपर उठी थी वायु, जो कंठ बिल में प्रवेश की थी और प्रवेश करते ऊपर उठी थी, तो ऊपर उठते समय वो जो तो वर्ण मुख के 5 हिस्सों से बोले जाने हैं, वो तो वायु कहाँ इधर से बाहर निकल जाती है, और जो वर्ण नासिका से बोले जाने वाले होते हैं, उनके लिए वायु यहां से प्रवेश करती हुई यहां से नासिका के हिस्से से बाहर निकलती है। तो इस प्रकार से मुख और नासिका के मिला करके ये 6 जो उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, तो फिर से याद करें, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। आगे चलते हैं। फिर यहाँ दिया है स्थानस्य सम्यक कार्य निर्दर्शनार्थम मुरली समुचितम उदाहरणम अस्ति। स्थानस्य स्थान के, सम्यक ठीक, कार्य निर्दर्शनार्थ कार्य के निदर्शन के लिए यानी कार्य को देखने के लिए, मुरली यानी बांसुरी, मुरली अर्थात बांसुरी, वैसे तो मुरली शब्द भी आप जानती होंगे, इससे परिचित होंगे। समुचितम समुचित, उदाहरणम उदाहरण, अस्ति मैंने है। स्थान के ठीक कार्य को जानने के लिए या उसको देखने के लिए बांसुरी ठीक उदाहरण, बहुत उचित, समुचित कहते हैं बहुत उचित उदाहरण है। समुचित भी आप ऐसे हिंदी में भी प्रयोग कर सकते हैं, समुचित उदाहरण है या बहुत उचित उदाहरण है। तो हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। तो यहाँ पे जो हमें पिक्चर दिखाई गई है उसका सबसे ज्यादा जो लॉजिक है वो इसके लिए है कि बांसुरी पर जो छिद्र बने होते हैं उसी का कारण है कि यहाँ पे हमारी जो वोकल वॉइस की जो तुलना है, जो उच्चारण स्थानों की तुलना है, उसकी तुलना बांसुरी के छिद्रों से की गई है। क्यों की गई है वो हम आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि मुरल्याः अंगुली छिद्राणि आस्यस्य स्थानानि इव व्यवहरन्ति। बांसुरी के अंगुली छिद्रानी, अंगुली के छिद्र यानी बांसुरी पर जो उंगली रखने के लिए छिद्र बने होते हैं, ये छिद्र आस्यस्य मस्तक के, स्थानानी स्थानों की, इव मैंने की तरह, इव अर्थात की तरह, व्यवहरंती व्यवहार करते हैं। बांसुरी के उंगली छिद्र मस्तक के स्थानों की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जैसे जैसे मस्तक के ये जो 6 भाग हैं, ये किसी प्रकार से वर्ण का उच्चारण करते हैं, ये भाग उसमें काम आते हैं, ठीक वैसे ही अंगुली छिद्र जो बने होते हैं बांसुरी पे, वो भी इन्हीं का काम करते हैं, वो भी इन स्थानों की तरह व्यवहार करते हैं। मुरली नलिकया आगच्छन् वायुः अंगुली छिद्रेषु एव विविध ध्वनि रूपेण प्रकटीभवति। मुरली नलिकया, बांसुरी की नलिका से, आगच्छन् आती हुई, वायुः वायु, अंगुली छिद्रेषु अंगुली के छिद्रों में, एव मैंने ही, विविध प्रकार की ध्वनि रूपेण प्रकटीभवति, ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। आपने जब बांसुरी किसी को बजाते देखा हो या आपको यदि बांसुरी बजानी आती हो तो आप ये जानते होंगे कि जब मुरली में यहाँ से हवा डाली जाती है और फिर अंगुली की क्रियाओं के माध्यम से छेद बंद और खोले जाते हैं, यानी कभी बंद किए जा रहे हैं कभी खोले जा रहे हैं, वो किस आधार पे, पहले हमें ये समझना होता है मुरली के किस छिद्र से कौन से वर्ण जैसी साउंड आएगी, कौन से वर्ण की एक तरह से उत्पत्ति होगी, किस धुन को कहाँ से बजाया जाता है। ये जब समझ आ जाएगी तब आपने देखा हो कि उंगली के छिद्रों को बजाया जाता है, यानी एक प्रकार से कभी उस छिद्र को खोलते हैं कभी बंद, कभी खोलते कभी बंद, तो वो एक प्रकार का माध्यम है कि कौन से छिद्र से कौन से वर्ण की उत्पत्ति होनी है, तो उस समय पे वही छिद्र खोला जाता है बांसुरी बजाने वाले के द्वारा। तो इस प्रकार से जैसे हमारे मस्तक के स्थान काम करते हैं, वो स्थानों से वर्ण निकलता है, ऐसे अंगुली के छिद्रों से भी वर्ण के रूप में वह धुन, वह जो प्रकट होता है, वह स्वरूप प्रकट होता है ध्वनि के रूप में। हमारे यहाँ तो अगर बात कर रहे हैं मस्तक से वर्ण को बोलने की, तो हमारे आस्य मस्तक के जो 6 स्थान हैं वहां से वायु किस रूप में निकलती है, वर्ण के रूप में, और मुरली से वायु किस रूप में निकलती है, ध्वनि के रूप में। ये ध्यान रखना है कि हमारे मस्तक से वायु जब बाहर निकलती है तो वो वर्ण के रूप में निकलती है, हम वर्ण बोलते हैं, और मुरली के छिद्रों की यदि बात होगी तो वहां से वायु जब निकलती है तो वो ध्वनि के रूप में निकलती है, एक प्रकार से ताल, एक प्रकार से धुन वहां निकलती है। इसके पश्चात आगे हम देखें अंगुली छिद्रानी,
की बात ये कर रहे हैं। वही जो अभी ऊपर हम समझ के आए कि अंगुली छिद्रानी, ये अंगुली के जो छिद्र हैं ये स्थानानी इव, स्थान की तरह है, इव मैंने की तरह, मस्तक के स्थान की तरह है। फिर आगे दिया है कर्णम। कर्णम, अब जो हमने पहले जाना था कि मस्तक से वर्ण के रूप में जब हमारे ये सब चीजें प्रकट होती हैं तो 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रथम था स्थान, दूसरा था कर्ण और तीसरा अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न हम जानेंगे आगे की कक्षाओं में, यदि आगे आप संस्कृत से अध्ययन करते हैं तो। नहीं तो 2 की जो बात इसी अध्याय में करनी थी, तो स्थान पर हम विशेष चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं किसकी, कर्ण की। तो कर्ण के लिए मैंने आपको अन्य नाम भी दिया, इसे क्या कहते हैं, साधन या उपकरण भी कहा जाता है, साधन या उपकरण, साधन या उपकरण। चलिए देखिए, वर्णस्य उच्चारण समय अस्य से यह भागः स्थानं स्पृशति, स्थानस्य समीपं वा याति सह भाग कर्णम इति कथ्यते। वर्णस्य, वर्ण के उच्चारण समय, उच्चारण के समय में, अस्य से मस्तक का, यह जो भागः भाग, स्थानम स्थान को, स्पृशति स्पर्श करता है, स्पृशति स्पर्श करता है, स्थानस्य स्थान के, समीपम समीप, वामिने अथवा, वामिने अथवा, याति मैंने जाता है, याति अर्थात जाता है, सह वह, भागः भाग, कर्णम कर्ण इति कथ्यते ऐसा कहलाता है। पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखिए, वर्ण के उच्चारण समय में मस्तक का जो भाग स्थान को स्पर्श करता है अथवा स्थान के समीप जाता है वह भाग कर्ण कहलाता है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब हम वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं उस समय में जो भाग स्पर्श कर रहा है या उसके समीप जाता है, किससे स्पर्श कर रहा है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि यही कर्ण है। तो यही पंक्ति पहले आगे देखते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा कि कौन स्पर्श करता है और कौन समीप जाता है, तो इस पंक्ति का अर्थ और अच्छे से समझ पाएंगे। यथा निदर्शने, जैसे देखने के लिए, मुरली वाद्यंत्य अंगुलियः, यानी मुरली बांसुरी को बजाने के समय अंगुलियां। अब वो जो मुरली के छिद्र हैं, बांसुरी के छिद्र हैं, वो अपने आप तो खुल बंद होते नहीं, उनको खोलने और बंद करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अंगुलियों की। तो अंगुलियां क्या हो गई, साधन या करण या उपकरण, ठीक है। यही चीज कह रहे हैं कि कौन उसके समीप जाता है वर्ण का उच्चारण करने के लिए, कौन उसके जो है स्पर्श करता है उसको, तो वही कर्ण कहलाएगा। तो बांसुरी में कर्ण कौन है, हमारी अंगुलियां, बजाने वाले की अंगुलियां। आस्यस्य कर्णानि इव व्यवहरन्ति, मस्तक के कर्ण की तरह व्यवहार करती हैं। यानी ये जो बांसुरी की के लिए जो अंगुलियां हैं वो मस्तक के कर्ण की तरह व्यवहार करती हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि मस्तक में कर्ण कौन है। तो आइए देखें, अंगुल्यः यदा अंगुली छिद्राणि विविध रूपेण स्पृशन्ति तेषां समीपं वा यान्ति तदा तेषु अंगुली छिद्रेषु विविध ध्वन्यः प्रकटी भवन्ति। कि अंगुलियां जब अंगुली छिद्रों में विविध रूप से स्पर्श करती हैं, तेषाम उनके समीपम समीप, वामिने अथवा, यान्ति मैंने जाती हैं, तदा तब, तेषु उन अंगुली छिद्रेषु अंगुली छिद्रों से, विविध ध्वन्यः विभिन्न प्रकार की ध्वनियां, प्रकटी भवन्ति प्रकट होती हैं। अंगुलियां जब अंगुली छिद्रों को विविध रूप में स्पर्श करती हैं अथवा उनके समीप जाती हैं, तब उन अंगुली छिद्रों से विविध ध्वनियां प्रकट होती हैं। यानी अंगुली छिद्र जो बने होते हैं बांसुरी पे, उस पे अंगुलियां जब स्पर्श करती हैं या उनके समीप जाती हैं, तब ध्वनि के रूप में वो वायु प्रकट होती है। अब देखिए, तालु मूर्धा दंतः च, तालु मूर्धा दंतः च, यानी तालु मूर्धा और दांत। एतेषु त्रिषु स्थानेषु, ये 3 स्थानों से में के लिए जिह्वा कर्णम भवति, जिह्वा अर्थात जीभ कर्णम कर्ण भवति मैंने होती है। तालु मूर्धा और दांत, इन तीनों स्थानों में जीभ कर्ण होती है, जीभ
साधन होती है, जीभ उपकरण होती है। केवल 3 के लिए, लेकिन हमारे मस्तक के भाग कितने? 6 भाग हैं। यानी जो हमने 6 भाग पढ़े, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होंठ और नासिका, तो ये 6 भाग हमने पढ़े। लेकिन उन 6 में से जो 3 की बात है उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए तो जीभकरण होती है, जीभ उसमें साधन के रूप में काम करती है, कि तालु, मूर्धा और दांत। अब कैसे वो देखें आगे। तालव्य नाम मूर्धन्या नाम दंत्या नाम च वर्णानाम उच्चारणार्थम जिह्वा यथाक्रमं तालु मूर्धान दन्तः च स्थानं स्पृशति समीपं वा याति येन यथाक्रमं तत् तद वर्णानाम उत्पत्ति ही भवति। देखिए अब एक साथ पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तालव्य नाम, तालु वाले जो वर्ण हैं तालव्य नाम कहते हैं। जिन वर्णों की उत्पत्ति तालु से होती है उन वर्णों के लिए तालव्य नाम शब्द का प्रयोग होता है। तालव्य नाम तालु वाले, मूर्धा नाम मूर्धा वाले, दंत्या नाम दंत वाले, च और वर्णा नाम उच्चारणार्थम वर्णों के उच्चारण के लिए। तालु वाले, मूर्धा वाले और दांत वाले वर्णों के उच्चारण के लिए जिह्वा, जीव यथाक्रम जिस क्रम में, अब क्योंकि तालु, मूर्धा और दंत यही क्रम रहेगा फिर, कि तालु, मूर्धा और दंत स्थान को स्पर्श करती है, समीप अथवा समीप जाती है, येन जिससे, येन जिससे, यथाक्रम जिस क्रम में, तद तत् वर्णानाम उत्पत्ति उस वर्ण की उत्पत्ति होती है। अतः एक बार यहां तक के लिए दोबारा देखें। तालु, मूर्धा और दांत वाले वर्णों के उच्चारण के लिए जीभ जिस क्रम से तालु, मूर्धा और दांत के स्थान को स्पर्श करती है अथवा समीप जाती है, जिससे उसी क्रम में या जिस क्रम में उस वर्ण की उत्पत्ति होती है। पहले तो ये समझे कि ये इस पंक्ति के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हमारी जीभ है वो जीभ जब तालु को स्पर्श करती है तो तालु वाले वर्ण बोले जाते हैं, मूर्धा को स्पर्श करती है मूर्धा वाले वर्ण बोले जाते हैं, दांत को स्पर्श करती है दांत वाले वर्ण बोले जाते हैं। अब छोटा सा एक प्रैक्टिकल अभी करके देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ क्या। पहले तालव्य की बात करते हैं। तालु वाले वर्ण कौन से होते हैं? जो च वर्ग है आपका पूरा, च वर्ग यानी च छ ज ज य जो भी है, तो इसमें जो च है जब आप उसको साउंड करेंगे, च बोल के देखिएगा, च, जीभ आपको ये एहसास होगा, आपकी जीभ आगे और पीछे दोनों तरफ से तो स्टेबल है, लेकिन बीच का जीभ का कुछ हिस्सा ऊपर उठ रहा है और कहीं टच कर रहा है, तो वो क्या स्थान है? तालु। ठीक। उसके बाद जब आप ट वर्ग में से किसी वर्ण को बोलेंगे, आप ट वर्ग से वर्ण को बोलेंगे, मान लीजिए आप ट बोलते हैं, ट बोल के देखिए, जब आप ट बोल रहे हैं तो आपकी जीभ फोल्ड हो रही है आगे का हिस्सा, और फोल्ड होकर के वो ऊपर जिस स्थान को टच कर रही है वो है मूर्धा। वो क्या है? मूर्धा। जीभ टच कर रही है, ध्यान रखना, अगर आप जीभ को मोड़े बिना ट बोलने की कोशिश करेंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे। प्रैक्टिकल करके देखिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, ट बोल के देखिए बिना जीभ को मोड़े, संभव ही नहीं है। तो जब आप ट बोल रहे हैं तो जीभ को फोल्ड होना ही पड़ेगा और ऊपर टच करना ही पड़ेगा, तो वो हिस्सा क्या है? मूर्धा का हिस्सा। फिर जब हम दंत्या नाम दांत वाले वर्णों की बात करें तो हमारे पास आता है त वर्ग, अर्थात त वर्ग से आप त बोल के देखें। जब आप त बोलेंगे तो आपकी जीभ का आगे का हिस्सा ऊपर वाले दांतों में पीछे टच करेगा। बिना दांत को जीभ से टच किए आप त बोल ही नहीं सकते, थ बोल ही नहीं सकते। आप जब ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा किस प्रकार से जीभ काम करती है। तो जीभ जब तालु को टच कर रही है तो वो च वर्ग के वर्णों को बोल पा रही है, जब वो मूर्धा को टच कर रही है तो त वर्ग वाले वर्णों को बोल पा रही है, जब वो दांत को टच कर रही है तो वो त वर्ग को बोल पा रही है। तो कहने का मतलब जीभ साधन है, अगर जीभ नहीं हो तो इन वर्णों का उच्चारण हम कर नहीं सकते। भले ही हमारे पास तालु सही है, मूर्धा सही है, दांत सही है, लेकिन जीभ नहीं है तो ये वर्ण नहीं बोले जा सकते। तो यहाँ पे हमें समझना होगा जीभ क्या है? साधन के रूप में काम कर रही है, जीभ एक प्रकार से उपकरण करण के रूप में काम कर रही है।
तो अतः इसलिए एतेषां त्रिविधानां वर्णनाम उच्चारणार्थम जिह्वा कर्णम अर्थात उपकरणम भवति। अतः इसलिए एतेषाम इन त्रिविधानाम 3 प्रकार के वर्णनाम वर्णों के उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए जीभ कर्ण अर्थात उपकरण होती है। ये ध्यान रखना है आपको। अब किस प्रकार से इसमें स्थान होते हैं और कर्ण होते हैं वो हमें और चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। तो पहले हम तालु और मूर्धा वाले वर्णों की बात कर लेते हैं। तालव्य वर्ण, तालु से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनके लिए अगर बात करें तो स्थान क्या है? तालु। स्थान क्या है? तालु, क्योंकि तालु से बोले जा रहे हैं। हमने पहले भी जाना कि आस्य अर्थात मस्तक में 6 भाग हैं वर्णों को बोले जाने वाले, तो तालु से बोले जा रहे हैं। लेकिन उस तालु से बोलने में करण अर्थात उपकरण साधन का काम कौन कर रही है? जीभ कर रही है। तो जीभ क्या हो गई? करण हो गई। जिह्वा मध्य, जीभ के बीच का भाग लगता है इसमें, आगे और पीछे का हिस्सा स्टेबल रहता है। तो जीभ इसमें करण है। कब? जब तालु वाले वर्णों को बोला जा रहा है। ठीक ऐसे ही मूर्धन्या वर्णः, मूर्धन्य जो वर्ण है अर्थात मूर्धा से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनके लिए मूर्धा स्थान है, उनके लिए मूर्धा स्थान है। और जिह्वा क्या है? करण है। जिह्वा करण के रूप में काम करती है। अब यहाँ पे जिह्वा का उपाग्र भाग काम करता है। उपाग्र भाग यानी जो फोल्ड होकर के मुड़ करके ऊपर लग रही है उसको उपाग्र भाग कहा गया, कि ऊपर की ओर उठती हुई, ऊपर की ओर उठती हुई, फोल्ड होती हुई। तो मूर्धा स्थान है और जिह्वा करण है, लेकिन जिह्वा का कौन सा भाग करण के रूप में है? उपाग्र भाग करण के रूप में है। किन वर्णों के लिए? मूर्धन्य वर्णों के लिए। तत्पश्चात यदि हम दंत्य वर्णों की बात करें, दंत्य वर्ण दांत से बोले जाने वाले वर्ण, तो इसमें स्थान तो दांत ही रहेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि दंत्य वर्ण है। अब इसमें भी जिह्वा कर्ण है, लेकिन जिह्वा का अग्र भाग कर्ण है, यानी जीभ जो है आगे का हिस्सा उसका दांतों को टच करता है। तो इस प्रकार से जिह्वा मध्य का भाग तालु के वर्णों के लिए, जिह्वा उपाग्र का भाग मूर्धन्य वाले वर्णों के लिए, और जिह्वा अग्र भाग दंत वाले वर्णों के लिए हमें ध्यान में रखना है। आगे देखें, अंगुलियः कर्णानि इव, अंगुलियां कर्ण की तरह। हमने पहले क्या पढ़ा था? अंगुली छिद्रानी, यानी अंगुली के जो छिद्र बने हुए हैं बांसुरी पे वो तो क्या है? आस्य की तरह, यानी मस्तक की तरह। और अंगुलियां क्या है? वो कर्ण की तरह। ये ध्यान रखना है। छोटा सा जो चेंज है वो प्रश्न का उत्तर गलत भी कर सकता है और सही भी कर सकता है, इसको ध्यान रखें। अंगुली के छिद्र, अंगुली के जो छिद्र बने हुए हैं बांसुरी पर, वो छिद्र तो क्या है? आस्य की तरह, यानी मस्तक के भागों की तरह, मस्तक के स्थान की तरह। लेकिन उन पर जब अंगुलियां चलाई जा रही हैं तो वो अंगुलियां किसकी तरह हैं? कर्ण की तरह, जो कर्ण के रूप में जिह्वा का काम हमारे हो रहा है। अब बात अभी तक तो हमने की 3 प्रकार की, 3 स्थानों की, बाकी के 3 की क्या होगी तो उसकी चर्चा अब हम करते हैं। कंठः, ओष्ठः, नासिका च एतेषु 3 स्थानेषु स्वस्थानम एव करणम भवति। कंठ, ओष्ठ और नासिका, इन तीनों स्थानों में स्वस्थान ही कर्ण होता है। यानी इन तीनों के लिए इनका अपना स्थान ही कर्ण है, इनके लिए अलग से कोई स्थान नहीं होता। ये अपने ही स्थान से बोले जाते हैं, अपना ही इनका स्थान कर्ण होता है। लेकिन उसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होता है, वो क्या है वो देखें। कंठ्यानाम ओष्ठ्यानाम नासिक्यानाम च वर्णानाम उच्चारणे जिह्वा प्रायः निष्क्रिया भवति। कंठ्यानाम कंठ से, ओष्ठ्यानाम ओष्ठ से, होंठ से, नासिक्यानाम और नासिका से, वर्णानाम वर्णों के उच्चारण में जिह्वा जीभ प्रायः अक्सर निष्क्रिय भवति होती है। निष्क्रिय यानी बिना काम की होती है, निष्क्रिय होती है। ये हिंदी का शब्द भी इसी प्रकार से आप ले सकते हो। तो कंठ से, होंठ से और नासिका से बोले जाने वाले नासिका के वर्णों के उच्चारण में जीभ प्राय निष्क्रिय होती है। एतेषां वर्णानाम उच्चारणार्थम, इन वर्णों के उच्चारण के लिए तत् स्थानस्य एव कश्चित् परः भागः तत् स्थानस्य पूर्व भागम स्पृशति समीपम वा याति। एक बार यहां तक का अर्थ देखें। इन वर्णों के उच्चारण के लिए उस स्थान के ही, स्थान से स्थान के एव मैंने ही, उस स्थान के ही कश्चित कुछ पर भागः पीछे का भाग
उस स्थान के पूर्व भाग को स्पृशति स्पर्श करता है अथवा समीप जाता है। फिर से देखें, इन वर्णों के उच्चारण के लिए उस स्थान का ही कुछ पीछे का भाग उस स्थान के पूर्व के भाग को स्पर्श करता है या समीप जाता है। अतः एतेषां त्रिविधा नाम वर्णानाम उच्चारणार्थम स्वस्थानम करणम अर्थात उपकरणम भवति। इसलिए इन त्रिविधा नाम, तीन प्रकार के वर्णानाम वर्णों के उच्चारणार्थम उच्चारण के लिए स्वस्थान, उनका अपना ही स्थान, करणम करण अर्थात उपकरण होता है। अब ये क्या रहे हैं इस पंक्ति से, इसको समझिए। ये कह रहे हैं कि बाकी के जो तीन बच गए कौन से, कंठ, ओष्ठ और नासिका। कंठ यानी गला, होंठ और नाक, ये इनका पीछे का भाग पूर्व के भाग को थोड़ा थोड़ा टच करता है, यानी उसके या तो समीप जाता है या उसको स्पर्श करता है, तब हम इन वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनका करण, इनका साधन, इनका खुद का ही भाग है, अपना ही स्थान है, स्वकरणम, अपना ही स्थान इनका भाग है, तो इसलिए स्वस्थानम करणम के रूप में इनको जाना जाता है। अब कैसे, उसको थोड़ा पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कंठ्यः वर्णः। अब कंठ के से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं, कंठस्य पृष्ठभागः कौन सा है, ये। अब जैसे वायु यहां से ऊपर निकलेगी, ठीक है, वायु यहां से ऊपर निकली तो ये कंठ का पीछे का भाग है, ये कंठ का आगे का भाग है, ये देखिए। कंठस्य पृष्ठभागः ये, कंठस्य अग्रभागः ये। अब होता क्या है, कंठ स्थानम भी ये है और कंठ करणम भी ये है। क्यों, इस पीछे के भाग ने आगे के भाग को थोड़ा या तो स्पर्श करना है या थोड़ा उसके समीप जाता है, थोड़ा या तो उसके समीप जाता है या उसके टच करता है। यानी कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को जब हम बोलते हैं तो ये दोनों आपस में टकराते हैं, लेकिन आपस में टकराने का मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, नहीं, ये आगे का भाग अपनी जगह स्थिर रहता है। ये कह रहे हैं कि पीछे का भाग आगे के भाग को या पूर्व के भाग को स्पर्श करता है या उसके समीप जाता है, ये हिस्सा आगे जाता है, ठीक है, इस प्रकार से इस एरो में। तो आगे पीछे का भाग आगे के भाग को स्पर्श करता है और उस वर्ण का उच्चारण हम बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंठ वाले वर्ण कौन से, ताकि हम प्रैक्टिकल करके देखें, जैसे हमने पिछले तीन किए थे। तो कंठ वर्ण होते कहलाते हैं क वर्ग। वैसे और भी होते हैं, इसके साथ साथ ऐड होते हैं, लेकिन हम एक बार सिंपल एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं एक एक करके। तो कंठ में कंठ वर्ग आता है। कंठ वर्ग में जब आप क बोलेंगे, क ख ग घ, आप देखेंगे कि ये बोलने में आपकी जीभ कोई काम नहीं कर रही, वो एक जगह पड़ी है, स्टिल है। आपकी जीभ बिल्कुल टच नहीं कर रही कहीं भी, किसी भी चीज को आप बिना जीभ को हिलाए क ख ग घ ग बोल सकते हैं। लेकिन जब आप धीरे बोल के देखेंगे क क, जब आप इस प्रकार बोल के देखेंगे, आप महसूस करें अंदर कि आपके अंदर यहाँ गले में कुछ हलचल हुई, और वो हलचल क्या थी, वो यही थी कि कंठ के पीछे के भाग ने आगे के भाग को स्पर्श किया था, उसके पास गया था, तब आप क बोल पाए। तो ये है कंठ वर्ण, जिसमें कंठ ही स्थान है और कंठ ही कर्ण है। ओष्ठ वर्ण की बात करें तो ओष्ठ वर्ण में अब उत्तरोष्ठ क्या होता है, ऊपर का होंठ, और अधरोष्ठ क्या होता है, नीचे का होंठ। अब इसमें ओष्ठ ही स्थान है और ओष्ठ ही कर्ण है। ओष्ठ ही स्थान है, ओष्ठ ही कर्ण है। ये इसमें क्या होगा, पूर्व का पर भाग, जो नीचे का भाग है, ऊपर के भाग को टच करेगा। अब ओष्ठ से बोले जाने वाले इस वर्ण की बात करें तो प वर्ग। प वर्ग में जब आप प बोलेंगे, प प प, जब आप प बोल रहे हैं, फ बोल रहे हैं, आप ध्यान दें, आपका सिर थोड़ी हिल रहा है, क्योंकि ऊपर का होंठ हिलता तो हमारा मुंह नीचे आता, लेकिन हमारा ये हिस्सा हिलता है इस प्रकार से। तो नीचे का होंठ ऊपर के होंठ को टच करता है, यानी पीछे का भाग आगे के भाग को टच करता है। फिर से वही बात हम कर सकते हैं। तो प फ ये सब बोलने में हमारा नीचे का होंठ ऊपर के होंठ को टच करता है, इसलिए इसमें ओष्ठ ही इसका स्थान है और ओष्ठ ही इसका कर्ण है। आगे चलते हैं, नासिक्य वर्ण की बात करें तो नासिक्य वर्णों में नासिका मूलस्य ऊपरी भाग, ये नासिका मूल का ऊपरी भाग है और ये नासिका मूल का नीचे का भाग है। अब नासिका का हवा यहां से निकलती है, लेकिन
नाक जो प्रॉपर हवा निकलने का केंद्र होता है वो यहीं से निकल जाती है ना। यहाँ से तो खाली हवा निकली, लेकिन जो साउंड सिस्टम काम करता है वो इस हिस्से में काम करता है। एक बार के लिए यहाँ से ये हिस्सा मैं थोड़ा सा क्लियर दिखाती हूँ आपको। इसमें इन्होंने जो ये राउंड बना रखा है, आप देख पा रहे होंगे, ये हिस्सा काम करता है। इस हिस्से में क्या होता है, अब नासिका का जो अधोभाग है, नीचे का भाग है, ये नासिका का ऊपर का भाग है, ये उसके समीप जाता है, उसको टच करता है। तो इसमें नासिका ही उसका स्थान है, नासिका ही उसका कर्ण है। अब आप कहेंगे नासिका वर्ण कौन से हैं, तो एक तो ध्यान रखिएगा, जो जितने भी वर्ग थे पांचों, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन सब का जो पंचम वर्ण है, यानी ङ, य, अण, न, म, ये सारे क्या हैं, ये सारे अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक शब्द आप हो सकता है पहले पढ़ के आए हो, मुझे ध्यान में नहीं है पिछली कक्षा में कितना था, लेकिन अनुनासिक आपने कहीं तो शब्द सुना ही होगा, हिंदी में सुना होगा और नहीं तो, ये अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो इन वर्णों को बोलने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, नासिका की हेल्प लेनी पड़ती है। आप अंग अंग जब बोल रहे हैं तो एक जो गूंज की साउंड आ रही है, वो साउंड कहाँ से आती है, नाक से आती है। अणा, ये साउंड कहाँ से आ रही है, नाक से आ रही है। इसमें मुख के जो भीतर के स्थान थे, मान लो क वर्ग में अंग था, तो क वर्ग कंठ से था, कंठ भी काम करेगा और नासिका भी काम करेगी। म की बात करें तो प वर्ग किससे था, होंठ से था। प वर्ग के इस म को बोलते समय म, होंठ भी काम करेगा, नासिका भी काम करेगी। इसके अलावा जहां भी चंद्र बिंदु लग जाता है या जहां भी अनुस्वार लग जाता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे अनुनासिक कहते हैं। तो ये चंद्र बिंदु या अनुस्वार जहां भी लगते हैं, उन वर्णों को बोलने के लिए भी नाक की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आप चांद बोलेंगे, चांद, ये जो साउंड आई, ये कहां से आई, नाक से आई, ये नासिका का भाग है। आप अगर कंठ भी बोल रहे हैं, कंठ, तो ये जो साउंड है, ये कहां से आ रही है, ये आपके नासिका से आ रही है। तो इस प्रकार से नासिका वाले भाग के लिए भी नासिका ही उसका स्थान है और नासिका ही उसका कर्ण है। तो इस प्रकार से आपके इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यही समाप्त होता है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, और जो जो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स बताए गए वो करके देखिएगा, बड़े मनोरंजक हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के अन्य व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।